हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी का ये नया साल आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई खुशी लेकर आए और सभी को कामयाबी मिले, ठीक है, अपने अपने फील्ड में। तो यही दुआ है मेरी आप सभी के साथ। तो इसके बाद आज की जो वीडियो है ये आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियो है, अर्थशास्त्र की वीडियो है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम इकोनॉमिक्स की भी क्वेश्चंस की वीडियो बना दो ताकि हमें हेल्प हो जाए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स थे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसमें जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपके डिफ़िकल्टी लेवल के हैं, ठीक है, और जो एग्ज़ाम में भी आपके पूछे जा चुके हैं ऐसे भी क्वेश्चंस है बीच बीच में इस वीडियो में। तो केयरफुल होके करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अधिकतम प्रत्यति प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यति प्रणाली या नियत प्रत्यय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक है। भारत में जो नोट जारी करने की प्रणाली है उसका नाम है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति में कमी से या मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। तो जो मुद्रास्फीति होती है ना, वो आपकी मुद्रा में की जो पूर्ति है उसमें जब हद से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तब मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। और अब जब आपकी मुद्रा में कमी हो जाएगी, मुद्रापूर्ति में, यानी पैसे की जो डिमांड है मार्केट में कम होगी या कम होगा पैसा, तब आपकी मुद्रा अवमूल्यन होगी, ठीक है। तो मुर्दा स्फीति और मुर्दा अस्फीति दो वर्ड आते हैं। ये स्फीति में ये याद रखना, स्फीति यानी मुर्दा पूर्ति में वृद्धि से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आनुपातिक रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, न्यूनतम रिजर्व पद्धति या परिवर्ती रिजर्व पद्धति। तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यूनतम रिजर्व पद्धति। ये वही क्वेश्चन है जो आपका रिपीट हुआ है, न्यूनतम आरक्षण पद्धति, जिसको हमने पढ़ा था, ठीक है, भारतीय की जो नोट जारी करने की पद्धति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सेवाएं। तो कौन सा था भाई? कृषि। याद रखना, औपनिवेशिक काल के दौरान जो हमारी कृषि थी उसमें ब्रिटिश जो पूंजी है उसका निवेश किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो भाई ये जो जम्मू कश्मीर है, पहले यहाँ पर धारा 370 लगी हुई थी, इसी वजह से जो लेन देन था वो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता था। बट अब ये राज्य नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है, और अब यहाँ पर जो लेन देन होगा वो केंद्रीय गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ यहाँ पर अपना कार्यभार संभाले हुई है, तो वही सब कुछ करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी और आंतरिक दोनों मूल्य में कमी, किसी भी मूल्य के करेंसी नोट का सरकार द्वारा वापस ले लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुद्रा के जब बाहरी मूल्य में कमी आ जाती है, ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है तब उसे कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? ये एग्जाम में भी आया था, पेपर गोल्ड। तो किस यूनिट को कहते हैं? यूरो डॉलर को, पेट्रो डॉलर को, GDR को या SDR को? तो इसका राइट आंसर रहेगा पेट्रो डॉलर को, ठीक है। जो आपका पेट्रो डॉलर यूनिट है इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर, कर शक्ति पर या विज्ञापन पर? तो खरीदने की शक्ति पर। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मुद्रा है, तभी तो आप उस वस्तु को खरीद पाओगे, यानी आपको उस वस्तु की खरीदने की शक्ति है। देखो, इच्छा तो हमें बहुत कुछ होती है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, पर हम हर चीज़ थोड़ी ना ले पाते हैं। हम लेंगे तो वही ना जिसे लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त मनी हो, पैसा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? शिक्षा, उद्योग और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, उद्योग, व्यापार और यातायात। इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। किसी भी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के लिए एक तो एजुकेशन होना जरूरी है, हेल्थ होना जरूरी है, हेल्थ कंडीशन अच्छी, और दूसरे बैंक होने जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कोई फर्म है 1,000 रुपये मूल्य के वो नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा?
जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी हमारी जीडीपी में 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। जीडीपी में 1,000 रुपये की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी में 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई, जो हमारी जीडीपी है सकल, जिसको बोलते हैं जी यानी ग्रोस, डी यानी डोमेस्टिक और पी यानी प्रोडक्ट, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसे हिंदी में कहते हैं। इसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्न में से किस रूप में माना जाता है? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी या कार्यशील पूंजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा भौतिक पूंजी। अर्थशास्त्र में जो भी, जैसे आपका पैसा है, आपकी कोई वस्तु है, आपका प्रोडक्ट है, जो कुछ भी है, उन सबको भौतिक पूंजी के रूप में लिया जाता है। तो आधार संरचनात्मक ये सुविधाओं को तो कहते हैं, जैसे पैसा, आपकी चीज़ें जो भी, तो इन्हें भौतिक पूंजी कहा जाता है अर्थशास्त्र में, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो सीधा सबको पता है भाई, आर्थिक चीज़ों से यानी पैसे से रिलेटेड चीज़ भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, बट सामाजिक न्याय ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है, ये किसी भी बैंक का काम नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्न में से क्या कहा जाता है? सांविधिक नकदी अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात या परिवर्ती रिजर्व अनुपात। तो ध्यान रखना, ये है सांविधिक नकदी अनुपात। जो भारत सरकार है उसने सभी वाणिज्यिक बैंकों को ये कह दिया है कि भाई वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए जो उनके पास पैसा है उसका कुछ अंश खर्च करें। ठीक है, तो ये सांविधिक नकदी अनुपात में कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्य के साथ बांटने की जरूरत नहीं। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, टैक्स की बात चल रही है, यहाँ पर हमें राज्यों के साथ बांटना नहीं है, वो वाले टैक्सों का ज्ञात करना है। निगम कर, आयकर पर अधिभार, पूंजीगत अभिलाभ कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आयकर पर, यानी जो हमारी आय है, इनकम है, उस पर अधिभार, ये हम राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती टैक्सेस में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्यावसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना एक अंत्यशास्त्रीय गतिविधि है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? व्यवसाय अनुसंधान, प्रबंध अनुसंधान, प्रचालन अनुसंधान या वाणिज्यिक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रचालन अनुसंधान। ठीक है, इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का इसमें मूल्यांकन करा जाता है, प्रचालन अनुसंधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्न में से क्या होती है? सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उत्पादन आय या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष या निर्यात, ऋण, आयात। तो कुल उत्पादन आय होती है किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय, यानी एक राष्ट्र ने एक वर्ष के अंदर वहाँ के लोगों द्वारा जो सेवाएं दी गई और या फिर बाहर से जो सेवाएं उस देश को मिले, तो सारी इंक्लूड होती है, तो इसे बोलते हैं कुल उत्पादन आय, यानी ये हमने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय और परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता और विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा, सट्टा, अंतरपणन, बंधक या रेहन। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिरक्षा। ठीक है, रक्षा प्रतिरक्षा, तो इसका राइट ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बिक्री कर का भार निम्न में से किस पर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर, थोक व्यापारियों पर, खुदरा व्यापारियों पर या उत्पादकों पर। तो बिक्री कर का जो भार पड़ता है वो आपका उपभोक्ताओं पर होता है। ठीक है, यानी जो उस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, उनको, जो वो उस चीज़ को खरीद रहे हैं, उन पर बिक्री कर लगेगा। जैसे मैं मार्कर खरीदने जाती हूँ तो मार्कर का जो कर है वो मुझ पर लगेगा, वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा। मार्कर की एक्चुअल कीमत कुछ होती है, फिर उस पर कर लगता है, टैक्सेस लगता है, यानी जो किसी वस्तु को खरीदता है तो कर का भुगतान वो कर रहा होता है बिक्री में ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बुक बिल्डिंग क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। बुक बिल्डिंग क्या है? किसी कंपनी के आय व्यय खाते तैयार करना, किसी कंपनी के लाभ और हानि विवरणों की परिचालन या मैनिपुलेशन करना, विशेषतः निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव ऑफर के लिए अभिदान आमंत्रित करना, प्रशासकों की गतिविधि। तो इसमें
प्रकाशकों की गतिविधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा विशिष्ट निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक जो ऑफर है उनके लिए अभिधान आमंत्रित करना, ये होता है बुक बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को क्या कहते हैं? आय विधि, मूल्य वर्धित विधि, व्यय विधि या निवल उत्पाद विधि? तो इसे निवल उत्पाद विधि कहते हैं, यानी आपकी NDP। ठीक है, निवल उत्पाद विधि, उत्पादन विधि द्वारा जब राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है? 115 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए और 210 करोड़ रुपए। तो याद रखना, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ये नोट जारी करने वाली विधि। ठीक है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम अपने पास 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं, जिसमें आई थिंक 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड ही होता है और 85 करोड़ रुपए की अपने देश की मुद्रा नहीं, अन्य बाहर के देशों की मुद्रा रखनी होती है, जैसे डॉलर वगैरह। तो आप याद रखोगे 200 करोड़ की मुद्रा रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार या केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्न करों में से वह कर कौन सा है जो राज्यों को नहीं सौंपा जाता है? रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा लिए जाने वाले माल और यात्रियों पर सीमा कर, रेल किराए और भाड़े पर कर, माल प्रेषण पर कर या सेवा कर? तो जो सेवा कर है यानी सर्विस टैक्स है, वो राज्यों को नहीं सौंपा जाता है, वो केंद्र द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राय क्या होते हैं? गिरते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही रहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वैसे ही रहते हैं। अवमूल्यन से आंतरिक दाम बिल्कुल सेम जैसे पहले चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हों, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मूल्य प्रवाह हो, मुक्त प्रवाह हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो और विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो। तो ये है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, 2 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी नोट किसका दायित्व है? भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, प्रयुक्त सभी का? तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आता है हर एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपये और 2 रुपये से अधिक की जितनी भी मुद्रा है उसे भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है और उस मुद्रा पर सिग्नेचर गवर्नर के होंगे। ठीक है, और अब वर्तमान में आपके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती है। ये परिसंपत्तियां जिसकी निर्धारित राशि और राशि से कम नहीं होनी चाहिए। सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, सोना पर सरकारी प्रतिभूतियां, सोना, विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत के पास हमेशा 200 करोड़ रुपए रहती है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियां, यानी बाहर वाली कोई भी मुद्रा जैसे डॉलर हुई, पाउंड हुई, वो होगी, देसी मुद्रा नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिसका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। घरेलू थोक व्यापार के लिए, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, घरेलू खुदरा व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के लिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मर्चेंट बैंक संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य होता है पैसा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बैंक दर वह दर है जिस पर कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकों को ऋण देता है, देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ग्रामीण बैंक सहकारी समितियों को ऋण देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देता है वो होता है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या होती है? जब RBI जो अन्य कॉमर्शियल बैंक हैं उनको जो पैसा देगी इंटरेस्ट पर, वो होती है बैंक रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची होती है तो आपकी उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? ब्याज का भुगतान,
इमदाद, सब्सिडी, रक्षा, वेतन और मजदूरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो ब्याज का भुगतान है वो भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। खुला बाजार कार्यवाही का आशय है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, अनुसूचित बैंकों द्वारा गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, केंद्रीय सरकार द्वारा बंद पत्रों और प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। खुला बाजार में यही होता है, सीधा सरकारी प्रतिभूतियों का खुला क्रय और विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम। तो स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पहला निगम पूछा जाए तो टेनेसी घाटी निगम है और भारत का दामोदर घाटी निगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता? तो विद्युत परियोजना को, रेलवे परियोजना को, दूरसंचार को, ऑटोमोबाइल उद्योग को। तो जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के किस सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग में गिरावट का परिणाम होता है? उत्पादन और साधनों की कीमतों में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश में वृद्धि, उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि, यानी उनके रेट्स में गिरावट, वृद्धि नहीं गिरावट। उत्पादन है और जो भी संसाधन है उनके जो भी रेट हैं उनमें गिरावट हो जाएगी आय निर्धारण के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस निगम के लेनदार होते हैं? बोर्ड होल्डर, बंद पत्र धारक, स्टॉक धारक, दोनों, बोर्ड और स्टॉक धारक, अधिमान्य स्टॉक के धारक। तो जो आपके बोर्ड और स्टॉक धारक दोनों होते हैं उनके लेनदार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब बेरोजगारी घटती है, दाम बढ़ते हैं, माल का संचय होता है, बेरोजगारी पैदा होती है। तो माल का संचय होता है। ठीक है, मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो, जब हमें किसी चीज़ की वैरायटी ज़्यादा मिल रही है उसकी मांग की अपेक्षा, तो माल का क्या होगा? संचय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी स्वयं की धनराशि हो, कर राजस्व हो, प्राकृतिक संसाधन हो, स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा हो। तो इसका राइट होगा स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा हो, यानी सोना हो और या फिर कोई और मुद्रा हो। ये वही क्वेश्चन है आपका 200 करोड़ वाला, बट घुमा फिरा के पूछा हुआ है। संतुलन कीमत का अर्थ है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत और लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। तो इसका राइट आंसर रहेगा मांग और पूर्ति द्वारा जो निर्धारित कीमत होती है उसे बोलते हैं संतुलन कीमत। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता होगी, न्यूनतम होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है या घटती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता आपकी अधिकतर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है? निजी आय कर, निगम कर, भू राजस्व कर, सीमा शुल्क कर। तो जो भू राजस्व कर है वो राज्य सरकारों द्वारा वसूल और उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या योजना आयोग। तो सबको पता है आरबीआई भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता यानी कैश होल्डिंग के अनुपात को क्या कहते हैं? परिवर्ती रिजर्व अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और न्यूनतम रिजर्व अनुपात। तो इसका राइट आंसर रहेगा नकदी रिजर्व अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निवेश किसके बराबर होता है? निवेश यानी किसी चीज़ में पैसा लगा दिया हमने। सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग,
सभी पूंजी परिसंपत्तियों में टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग, संयंत्रों, यंत्रों या उपसकर का स्टॉक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी प्रकार की जो वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियां हैं उनको सकल योग निवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है पूंजी, स्टॉक, माल सूची यानी इन्वेंट्री, निवेश या निवल संपत्ति यानी नेटवर्थ। तो इसका राइट आंसर रहेगा माल सूची, इन्वेंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, प्रत्यक्ष करों से आय, अप्रत्यक्ष करों से आय या पूंजी मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर रहेगा पूंजी मूल्यह्रास। आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों के बीच अंतर बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो चेन्नई चुना है भाई विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने अपनी शाखा खोलेगा भारत में, चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। रुपये की दृष्टि से निम्न में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? पाउंड, डॉलर, यूरो, सऊदी रियाल। तो सबको पता है पाउंड का मूल्य सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? स्टॉक का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा की नीलामी, प्रतिभूतियों में व्यापार और स्वर्ण का क्रय विक्रय। और तो जब आपका प्रतिभूतियों में व्यापार होगा, विदेशी मुद्राओं में व्यापार होगा, तब होगा खुले बाजार की कार्यवाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आपके क्राइसिल, केयर, ICRA, IFCI। तो इसका राइट आंसर रहेगा केयर, CARE। ठीक है, ये साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, राष्ट्रीय आय, परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। तो इसका राइट आंसर रहेगा सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें इकोनॉमिक्स के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और डीपली क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस का लेवल भी हाई था और ये वीडियो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आई थिंक हेल्पफुल रहे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसी ही वीडियो लेने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चंस के साथ, एक न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहो आप इन वीडियो को। और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 आप सभी का स्वागत है। और ये नया साल आप सभी के लिए आई थिंक सिलेक्शन लेके आए, उससे बड़ी बात तो आप सबके लिए कुछ होगी ही नहीं। तो सबका सिलेक्शन हो जाए, सबको जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल्स को। तो मिलते हैं एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।